Assalamu alaikum, dear readers. Welcome to Romantic Novels by Sahar, किस नंबर 11। और इस वक्त यूँ नाराज़ होकर तो बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी। महरजान ने मोहब्बत से उसे अपने साथ लगाते हमेशा की तरह फ़ौरन मना लिया था। जरजान उनके सामने तो मुस्कुरा दी थी, मगर अंदर से उसे खौफ खाए जा रहा था कि आखिर उसे क्यों बुलाया गया है। ज़फ़रान ने बीच में मौजूद 2 कदम का फासला तय करते उसकी जानिब कदम बढ़ा दिए थे। अनायशा फ़ौरन पीछे होती दरवाजे से जा लगी थी। अनायशा आज़िम खान भी हमेशा अपनी जिद पूरी करवा कर रहती है सरदार साईं। अनायशा ने भी उसी के अंदाज में जवाब दिया था। अनायशा आज़िम खान बनकर रोकना चाहती हो या मेरी सरदारनी बनकर, ये बात हमेशा याद रखना। मेरी सरदारनी का पलड़ा हमेशा अनायशा आज़िम खान से भारी रहेगा। ज़ाकवान ने उसके बालों की लिट को उँगली पर लपेटते उस करीब अपने चेहरे के खींच लिया था। उसकी गर्म सांसों से घबराते अनायशा ने किसमिस आकर पीछे होना चाहा था, मगर ज़ाकवान ने ऐसा होने नहीं दिया था। बोलो, क्या मेरी सरदारनी बनोगी? ज़ाकवान की बेबाक निगाहें उसकी गर्दन के ऐन बीच बने तिल पर थीं। अनायशा की सांसें मुंतशिर हुई थीं। उसे महसूस हो रहा था उस शख्स को यहाँ रोक कर वो वाकई गलती कर रही हैं। आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते सरदार साईं। मैं भला ऐसे इंसान के साथ कैसे रह सकती हूँ जिसके दिल में मैं ही नहीं रहती। मैं अनायशा के दिल में उसकी कही ये बात अब तक खुबी हुई थी। साथ रहने के लिए मोहब्बत का होना ज़रूरी तो नहीं होता। बहुत से लोग बिना मोहब्बत के एक साथ ज़िंदगियाँ बसर कर देते हैं। ज़ाकवान का चेहरा उसके चेहरे के इतना करीब था कि उसके बोलने पर अनायशा को उसके होंठ अपने चेहरे से टच होते महसूस हुए थे। अनायशा जी जान से लरज़ उठी थी। उस शख्स की ये बोलती कुर्बत उसे आहिस्ता आहिस्ता अपना असीर कर रही थी, जो वो नहीं होना चाहती थी। मेरे लिए ज़रूरी है। अनायशा ने उसके सीने पे दोनों हथेलियों का दबाव डालते उसे खुद से दूर करना चाहा था, मगर जाकवान ने उसके दोनों हाथ थाम कर अपनी कमर के गर्द बांधते उसे अपने मज़ीद करीब कर लिया था। तो आप मुझसे मोहब्बत कर लें, ताकि वही काफ़ी हो जाए हम दोनों के साथ रहने के लिए। जाकवान उसकी सांसों की महक लेता मखमूर लहजे में बोला था। उसे इस शख्स की वाकई समझ नहीं आई थी, जो उसे अपने साथ तो रखना चाहता था, मगर उससे मोहब्बत नहीं करना चाहता था। मोहब्बत अपनी मर्ज़ी से नहीं की जाती, ये बस हो जाती है। कभी भी, कहीं भी, अपने हर अमल, हर फ़ैसले पर बहुत इख्तियार रखते हैं ना आप, सरदार साईं। मगर ये मोहब्बत एक बहुत ही बेइख्तियारी भरा अमल है, जिस पर आप जैसे सरदारों के हुक्म नहीं चल पाते। इतने लोगों को अपने पीछे तड़पाते हैं। मैं चाहती हूँ आपको भी मोहब्बत हो और आप भी ऐसे ही उस इंसान के पीछे भागें, तड़पें, ताकि आपको भी दूसरों की तड़प का अंदाज़ा हो। अनायशा के अंदाज में एक ज़िद थी। सरदार ज़ाकवान जतोई को मोहब्बत में बर्बाद होता देखने की ज़िद। बद्दुआ दे रही हैं सरदारनी साहिबा। ज़ाकवान जतोई पर उसकी किसी बात का कोई असर नहीं हुआ था। हाँ, बस मोहब्बत के नाम पर उसकी मकनातीसी आंखों की चमक मज़ीद बढ़ गई थी। नहीं, बद्दुआ नहीं दे रही, सिर्फ मोहब्बत की ताकत से आगाह कर रही हूँ, जो आपकी ये सारी अकड़ और गरूर मट्टी में मिला देगा। और अगर उस लड़की को आपसे मोहब्बत ना हुई, तो फिर जो तकलीफ़ उठानी पड़ेगी, वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे मिस्टर सागवान जतोई। अनायशा ने दरवाजे पर मुसलसल होती दस्तक पर अपनी बात खत्म करते वहां से हटना चाहा था, मगर उसके लफ्ज़ों ने जो तीर चलाए थे, वो सागवान जतोई हज़म नहीं कर पाया था। उसने अनायशा को वहां से हटने से पहले ही वापस दरवाजे की जानिब धक्का दिया था। अनायशा की कमर बहुत ज़ोर से दरवाजे से टकराई थी। उसने हैरत भरी नज़रों से आंखें फाड़े ज़ाकवान को देखा था, जिसकी आंखें न जाने क्यों बेहद लाल हो चुकी थीं। अनायशा की गर्दन में हाथ डालकर उसका चेहरा अपने करीब करते ज़ाकवान उसकी कान की लो पर झुका था। मैं सरदार ज़ाकवान जतोई हूँ, जिसे चाहता हूँ उसे पाकर रहता हूँ, और जिससे मोहब्बत करूँगा वो भी सिर्फ मेरी आंखों के सामने, मेरी बाहों में रहेगी। जिसने उसे मुझसे छीनने की कोशिश की, तो इंतहाई इबरतनाक अंजाम होगा उस इंसान का। और अगर उसने ऐसा करना चाहा, तो उसकी और अपनी जान ऐसे एक करूँगा कि वापस वो ऐसा सोच भी नहीं पाएगी। मुझे परवाह नहीं होगी कि वो मुझसे नफ़रत करे या मोहब्बत, मगर रहना उसे हमेशा मेरी कैद में ही पड़ेगा, चाहे ज़बरदस्ती रहे या अपनी मर्ज़ी से। ज़ाकवान की दिक्कती सांसें और तो गर्दन पर महसूस होते उसके हाथ के लम्स पर
अनायशा का पूरा वजूद लर्ज उठा था। वो अब तक इस शख्स के इस जुनून से तो वाकिफ ही नहीं हुई थी। अनायशा ने कुछ बोलना चाहा था, मगर जाकवान की अगली हरकत उसकी सांसें हलक में अटका गई थी। वो उसकी गर्दन के कतल दिल पर झुकता, उसकी रही सही जान भी हवा कर गया था। उसकी मूंछों की रगड़ और बेरहम होंठों का लम्स अनायशा के लिए जानलेवा साबित हुआ था। उसे अपने हवास साथ छोड़ते हुए महसूस हुए थे। वो हमेशा शेरनी बनकर उसके साथ टकराने खड़ी होती थी, मगर वो अपनी शिद्दतें लुटाता उस नाजुक जान को सहमी हिरनी बना देता था, जैसा उस वक्त हुआ था। अनायशा लड़खड़ा कर गिरने से बचने के लिए उसकी शर्ट दबोचे हुए थी। उस दिन जाकवान जतोई के लम्स में एक जिद सी महसूस हुई थी उसे, मगर आज उसी लम्स में इंतहा का गुस्सा था। क्या उसकी बात का इतना गुस्सा आया था उस शख्स को? दरवाज़ा एक बार फिर नॉक हुआ था। नायशा उसकी शर्ट को सीने से मुट्ठी में दबोचे खड़ी उसका सत्यानाश कर चुकी थी। क्या मैं बाहर जा सकता हूँ सरदारनी साहिबा? सागवान एकदम अपने पुरसकून अंदाज में वापस लौटता, उसके लाल अंगारा होते चेहरे को देखता, शरारती मुस्कुराहट के साथ बोला था। हमेशा वो उस पर अपनी शिद्दतें लौटाने के बाद ऐसे ही पुरसकून हो जाया करता था। अनायशा को अपनी गर्दन अभी तक झलती महसूस हुई थी। उसे जाकवान के मासूमाना अंदाज में पूछने वाले सवाल पर उसे खूनख्वार नजरों से घूरते रास्ता दिया था। शुक्रिया मेरी सरदारनी, जल्दी से नीचे आ जाइएगा, मुझे महफिल में आपके आने का इंतज़ार रहेगा। ज़ाकवान उसके माथे पर नरमी से लब रखता वहाँ से निकल गया था, जबकि अनायशा उसके जाने के बाद भी अपनी जगह से हिल नहीं पाई थी। उसे अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे उसकी मोहब्बत ना मिलने वाली बात पर इतना गुस्सा क्यों आया था। तो क्या वो किसी से मोहब्बत करता था? मगर किससे मोहब्बत करता था? वो अगर करता था तो वो लड़की उसके साथ उसके पास क्यों नहीं? ये बात सोचती अनायशा एक लम्हे के लिए झटकी थी। तो वो कहीं वो मुझसे अनायशा से बात मुकम्मल करना मुश्किल हुआ था। नहीं, वो मुझसे मुझसे तो नफ़रत करता है ना? हाँ, मुझसे नफ़रत करता है, क्योंकि मैं उसके दुश्मनों की और महनाज आसिम खान की बेटी हूँ, जो इस ख़ानदान की इज़्ज़त मिट्टी में मिलाने की गुस्ताखी कर चुके हैं। हाँ, वो ऐसा ही सोचता है। वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता। अनायशा ने फ़ौरन दिल की बात को रद्द करते दिमाग की कही पर यकीन किया था। ये बात सोचते ही उसका दिल इतनी बुरी तरह धड़क उठा था, अगर ये सच होता तो उसका क्या बनता? अनायशा अपना बिगड़ा हुलिया ठीक करने शीशे के सामने आन खड़ी हुई थी। जंगली इंसान। अनायशा अपनी गर्दन पे बने सुर्ख निशान को देखती धड़कते दिल के साथ बस बड़बड़ा कर गई थी। हमेशा ये शख्स हर बात में अपनी मनमानियां ही करता था। अनायशा अपनी शॉल दुरुस्त करती नीचे आई थी, जहां उसे अपने घर वालों के आने की खबर मिली थी। उसका दिल बेइख्तियार अपनी माँ से मिलने के लिए तड़प उठा था। उसने शबनम से पूछा था कि वो कहाँ है, मगर शबनम ने फ़ौरन लाइल्मी का इज़हार करते सर नफ़ी में हिला दिया था। सरदारनी, मैंने जो कहा था उस बात पर कायम होना तुम। अनायशा खुद ही उस जालीदार दीवार की जानिब बढ़ रही थी, जब सफ़ीना बेगम की पुकार पर वो चौंक कर पलटी थी। जी, कौन सी बात? अनायशा ने नासमझी से उनकी जानिब देखा था। उसका ये अंदाज सफ़ीना बेगम और उनके साथ खड़ी गुलनाज बेगम को आग लगा गया था। ओह, आई एम सॉरी, आप उस बारे में बात कर रही हैं? जी जी, मैं बिल्कुल कायम हूँ। अनायशा याद आते ही मुस्कुरा कर फ़ौरन अस्पात में सर हिला गई थी। शाबाश। सफ़ीना बेगम रिलैक्स होती वापस पलट गई थी। क्या ये वाकई इतनी बेवकूफ़ है या हमारे सामने बन रही है? सिर्फ इसे अभी तक सरदार साईं की दहशत का अंदाज़ा नहीं हुआ। क्या लगता है ये ऐसा बोल देगी तो सरदार साईं इसे आराम से हवेली से जाने देंगे? इस हवेली से तो नहीं जा पाएगी, मगर उनकी नज़रों से हमेशा हमेशा के लिए गिरकर सरदार किन्नी के रुतबे से भी हट जाएगी, और फिर यहाँ की सरदारनी बनूंगी मैं। और इसका वो हाल करूंगी कि खुद ही माँ की तरह यहाँ से भागने को तैयार हो जाएगी। हौला जालीदार दीवार से दूसरी जानिब झांकती, वहां बैठे लोगों में अपनी माँ को बैठे लोगों में तलाश करती अनायशा को देख जहर हुंद लहजे में बोली थी। पर्दे की वजह से खवातीन को अंदर मर्दों वाले हिस्से में जाने की इजाज़त नहीं थी। उन सब के लिए जालीदार दीवार से दूसरी जानिब बैठने के लिए जगह बनाई गई थी। अनायशा को यही लगा था कि खान हवेली से आए खवातीन भी उनके साथ बैठेंगी तो वो अपनी मामा से मिल लेगी, मगर ऐसा नहीं था। महनाज बेगम और बाकी खान हवेली की खवातीन को मुखालिफ सिम्मत में मौजूद जालीदार दीवार की दूसरी जानिब बिठाया गया था।
अनायशा का दिल बुझ सा गया था। हवेली की सब खवातीन कुर्सियों पर आकर बैठ गई थीं। अनायशा अभी भी वहीं खड़ी अंदर का मंजर देखती रही थी, जहां सरदार जाकवान जतोई के सिवा सब मर्द ही आ चुके थे। उसे अपने मामू और कजन्स सामने बैठे नजर आए थे। चंद सेकंड्स बाद ही उसे लोग अपनी नशिस्तों से खड़े होते नजर आए थे। उसके पीछे मौजूद खवातीन भी खड़ी हो चुकी थीं। अनायशा ने हैरान होते ये मंजर देखा था जब कुछ लम्हों बाद उसे वो सितमगर अपने एहतराम में खड़े लोगों के बीच में से शाहाना चाल चलता अपनी सरबराही कुर्सी की जानिब बढ़ा था। लेकिन कुर्सी के करीब पहुंचते अचानक उसने गर्दन घुमाकर जालीदार दीवार की जानिब देखा था, जिससे चिपकी खड़ी अपनी सरदारनी की जरा सी झलक देखते ही उसके नकूश सख्ती से तन गए थे। उसने गुस्से से मुठियां खींचते मुलाजिम को आवाज़ दी थी। वो भला कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि उसकी सरदारनी पर किसी गैर मर्द की नज़र पड़े। सरदार साईं का हुक्म है कि आप यहाँ से हट जाएं। वहाँ से किसी की नज़र भी आप पर पड़ सकती हैं। अगले चंद सेकंड्स बाद शबनम उसके सर पे पहुंचती उसे जाकवान का पैगाम दे गई थी। क्या भाभी, आप क्या कह रही हैं? मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। फिर ये सब क्या है? एक बार फिर मुझसे पूछे बगैर मेरा रिश्ता तय कर दिया है। क्यों करते हैं आप लोग मेरे साथ ऐसा? जरजान घर आ चुकी थी, मगर घर आकर जो खबर उसे मिली थी उसने जरजान के पैरों तले से ज़मीन खींच ली थी। जरी, तुम अब ज़्यादा रिएक्ट कर रही हो। ये तो पहले से तय था ना कि तुम्हारी शादी इसी साल होगी। तुम्हें इस शर्त पर तभी पढ़ने जाने दिया गया था ना। मैं जानती हूँ बनी वाले मामले से तुम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, मगर इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि तुम शादी के नाम से ही पागलों की तरह रिएक्ट करने लग जाओ। तुम्हें तो अपनी खुशनसीबी पर खुश होना चाहिए। जैसा तुम चाहती थी वैसे ही पढ़े लिखे और सुलझे हुए इंसान का रिश्ता आया है तुम्हारे लिए। नुमान खान बहुत अच्छा लड़का है, और सबसे अच्छी बात वो शहर में ही रहता है। तुम उसके साथ वहीं रहकर अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर सकती हो। और क्या चाहिए तुम्हें? भाभी ने उसके पास इनकार का कोई जवाब ही नहीं छोड़ा था, मगर वो उन्हें क्या बताती कि वो इस इंसान से तो क्या, दुनिया के किसी भी मर्द पर अब ना तो एतबार कर सकती थी, ना ही दिल का रिश्ता बना सकती थी। उस एक बेपरवाह और जालिम शख्स की मोहब्बत ने उसे अंदर से ख़त्म करके रख दिया था। उसके एहसासात, जज्बात और दिल की हर खुशी मर चुकी थी। वो उस मुर्दा दिल के साथ भला कैसे किसी और इंसान की ज़िंदगी में शामिल होकर उस इंसान के साथ गलत कर सकती थी, जिसे देने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत उससे उसका सब कुछ छीन चुकी थी। ठीक है भाभी, जब आप सब लोग फैसला कर ही चुके हैं तो मुझे हुक्म सुना दें, कब कहाँ साइन करने हैं और किसके लिए कबूल है कहना है, मैं कह दूंगी। जरजान भीगे लहजे में उन्हें जवाब देते वॉशरूम में घुस गई थी। उसका दिल फूट फूट कर रोने को जा रहा था। वो उस बेदर्द इंसान को हमेशा के लिए भूल जाना चाहती थी, मगर उस एक रात की मुलाकात ने उसका दिल एक बार फिर पगला दिया था। अनायशा ने वहीं खड़े घूर कर जाकवान को देखा था, जो अपनी सरबराही कुर्सी पर बरजमान होते हुए भी उसे ही देख रहा था। अनायशा न जाने क्यों उस वक्त बिना कोई जिद किए खामोशी से जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई थी। वहां से बैठकर अब वो बआसानी उसे देख सकती थी। जाकवान के बैठते ही महफिल का आगाज कर दिया गया था। सरदार साईं, आप हमारी यहाँ आमद से तो वाकिफ़ ही होंगे। इतने सालों से हम दोनों ख़ानदानों के बीच जो दुश्मनी चल रही है हम उसे ख़त्म कर देना चाहते हैं। अब तो वैसे भी हमारे दरमियान एक और बहुत मजबूत रिश्ता बन चुका है। हमारी बेटी आपकी हवेली की सरदारनी है। अब ये दुश्मनी कायम रखना गलत ही होगा। इसलिए अपनी बेटी की खातिर हम हर करवाहट दिल से निकालने को तैयार हैं। फ़हीम खान बोल रहे थे, जबकि अनायशा आंखें फाड़े ऐसे देख रही थी जैसे अपनी समातों पर यकीन न कर पा रही हो। जो मामू उसे कभी मिलने नहीं आए थे, उनके दिल में अचानक इतनी मोहब्बत कैसे पैदा हो गई थी कि वो उसकी खातिर अपने सालों की दुश्मनी ख़त्म कर देते, वो भी यूं अपने दुश्मन के सामने सर झुकाकर और घुटने टेक कर। अनाया समेत सभी जी जान से साकवान जतोई के फैसले के मुंतज़िर थे। वो क्या फैसला करने वाला था, इस बात का इल्म किसी को भी नहीं था। आप मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े हैं हान साहब, और इसी लिहाज से काफ़ी तजुर्बाकार भी। क्या इसके बावजूद भी आपको लगता है कि ख़त्म करना इतना ही आसान होता है, वो भी उस इंसान के लिए
जिसके जवान भाई को गोलियों से छलनी कर दिया गया हो, बिना किसी कसूर और गलती के। अगर मैं उसी तरह 6 गोलियां आपके उस बेटे जाबर खान के सीने में उतार दूं और कुछ अरसे बाद सुलह की नीयत से पहुंच जाऊं, तो क्या आप दुश्मनी खत्म करेंगे? अगर आपके घर की औरतें बीच में ना पड़ी होती, तो आपकी खान हवेली का एक मर्द भी जिंदा नहीं छोड़ना था मैंने। ये है जाकवान चतोई की ताकत और आला जरफी, तो अभी आप देख ही रहे हैं। अपने भाई के कातलों को अपनी हवेली में अपने सामने बिठा रखा है। ज़ाकवान बोल नहीं रहा था। तंज में डिबो डिबो कर तीर उनके सीने में खबोता उनको सब लोगों के सामने जलील कर रहा था, जो उससे उसके भाई को छीनने के बाद अब एक नई साजिश के साथ उसकी हवेली में आन पहुंचे थे। ज़ाकवान की बात सुनकर जहां जतोई हवेली वालों के दिल में सकून उतर गया था, वहीं खान हवेली वालों के चेहरे बेइज्जती के मारे झुक गए थे। एक अनायशा ही थी जो यकटक ये सब देख रही थी। उसे अब सरजान की कही उस दिन की बात समझ आई थी, जो उसने अपने इलाके के सरदार के हवाले से कही थी। अनायशा के कानों में सरजान की कई बातें गर्दिश करने लगी थी। अनायशा, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम कह रही हो। यकीन मानो, जितनी इज्जत बलोच अपनी औरतों को देते हैं, शायद ही इतनी इज्जत किसी और इलाके के मर्द देते हों। औरत के एक बार चल कर जाने पर बड़ी बड़ी दुश्मनियां ख़त्म कर दी जाती हैं। बाकी छोड़ो, मैं तुम्हें हमारे इलाके के सरदार का किस्सा सुनाती हूँ, जिनके सगे भाई का कत्ल किया गया। वो उसका बदला लेने की ताकत भी रखते थे और इरादा भी, मगर दुश्मनों के घर से औरतों के चल कर आने और खून माफ़ करने की दरख्वास्त पर ना सिर्फ दुश्मनी वहीं ख़त्म कर दी सरदार साई ने, बल्कि उन औरतों को अपनी हवेली से सरों पर चादरें उड़ाकर रुखसत किया। तुम बोलो, ऐसा बड़ा दिल यहाँ के मर्दों में पाया जाता है? और रही बात कैद करके रखने की, तो उन्हें कैद नहीं किया जाता, उसे तहफ़्फ़ुज़ देना कहते हैं। सरशान की बातें याद करते न जाने क्यों अनायशा की आंखें आंसुओं से भर गई थीं। ये शख्स अंदर से कुछ और था, मगर साहब के सामने खुद को ज़ाहिर कुछ और ही करता था। उसे अब समझ आ रही थी कि यहाँ की औरतें अपने सरदार की इतनी दीवानी क्यों थीं। बेज़ाहिर सख्त नज़र आने वाला उनका सरदार ना सिर्फ हवेली में मौजूद लोगों के हकूक़ का ख्याल रखता था, बल्कि उसे अपने इलाके के लोगों का भी ख्याल था। तभी तो दुश्मन कबीले से ताल्लुक़ रखने वाली जरजान की भी ज़बरदस्ती होने वाली शादी रुकवाई थी। अनायशा के सामने एक एक करके ज़ाकवान जतोई की सारी अच्छाइयाँ आने लगी थीं। अगर आप ऐसा चाहते हैं सरदार साईं, और इस दुश्मनी को ऐसे ही कायम रखना चाहते हैं, तो हमें हमारी बेटी वापस चाहिए, जिसे आप ज़बरदस्ती उसकी मर्ज़ी के बगैर इस हवेली में कैद करके रखे हुए हैं। इतनी बेइज्जती के बाद भी फ़हीम खान खामोश नहीं बैठ सके थे। उनका अंदाज़ बता रहा था कि वो आज ज़ाकवान जतोई को हराने पूरी तैयारी के साथ आए हैं, और उनके पास इस प्लान में जतोई हवेली की सब ख़वातीन भी शामिल थीं। फ़हीम खान की बात पर अनायशा का दिल ज़ोर से धड़का था। उसने बेइख्तियार अपने दिल से सवाल पूछा था, क्या वो यहाँ से जाना चाहती है या नहीं? मगर उस वक़्त वहाँ छाई ख़ामोशी अनायशा को मज़ीद कन्फ्यूज़ कर गई थी। उसने गर्दन घुमाकर सफ़ीना बेगम की जानिब देखा था, जो उसे अब बोलने का इशारा कर रही थीं। अनायशा को बहुत अफ़सोस हुआ था उन्हें देखकर, जो सिर्फ़ अपने मकसद की खातिर अपने पोते की इज़्ज़त भी दाँव पर लगवाना चाहती थीं। अभी तो आपने कहा कि आपकी बेटी यहाँ की सरदारनी है, फिर अचानक से वो यहाँ की कैदी कैसी बात बन गई? एक बात पर तो कायम रहना सीखें खान साहब। ज़ाकवान ने उनका दोगलापन वहीं बेनकाब किया था। महनाज बेगम की हर गुज़रते लम्हे के साथ सांसें मद्धम हो रही थीं। वो जानती थी अनकरीब उन लोगों की दुश्मनी में उनकी बेटी पिसने वाली थी। आपकी बीवी यहाँ की सरदारनी ही कहलाएगी, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा सच है कि इलाके वालों पर अपनी बेटियों की ज़बरदस्ती शादियाँ करवाने पर पाबंदी लगाने वाले सरदार ज़ाकवान जतोई ने अपनी ही बीवी को ज़बरदस्ती इस हवेली में कैद करके रखा हुआ है। वो आपके साथ रहना नहीं चाहती, मगर आपने इतने दिनों से ज़बरदस्ती उसे यहाँ रखा हुआ है। उसे एक बार भी हमसे मिलने नहीं दिया, यहाँ तक कि उस बच्ची को उसकी माँ से भी बात तक नहीं करने दी। और जुल्म की इंतहा क्या होगी सरदार साईं? अगर आप सब लोगों को मेरी कही बातों पर यकीन नहीं आ रहा, तो अभी बुला लें अनायशा को। वो अपने मुंह से सबको सच बता देगी। सरपंच जी, आप सब लोगों के सामने भी सारी हकीकत आ जाएगी। ये सफ़ेद पगड़ी पहनकर सरदार ज़ाकवान जतोई, जो सबके सामने खुद को असूल पसंद इंसान जाहिर करते हैं, दर हकीकत वो एक बहुत बड़ा धोखा और फ़रेब हैं।
फहीम खान बोल रहा था जबकि इर्द गिर्द खड़े जाकवान की कजन्स और खास आदमी उसकी इस गुस्ताखी पर उसका सर बदन से जुदा करने का इरादा रखते थे। मगर जाकवान के कुछ भी संगीन कदम न उठाने के हुक्म ने उनके हाथ बांध रखे थे। क्यों बुलाऊं मैं अपनी सरदारनी को यहाँ? वो यहाँ तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देने नहीं आएंगी। जाकवान जतोई को बहला कहाँ बर्दाश्त था कि उसकी सरदारनी इतने मर्दों के बीच आन खड़ी हो। मैं बहुत अच्छे से जानता था सरदार साईं, आप ऐसा ही कहेंगे। वो क्या है ना, आप बहुत अच्छे से जानते हैं सरदारनी के यहाँ आने से आपका पोल खुल जाएगा और इन मुअज़्ज़िज़ लोगों के सामने आपकी इज्जत मट्टी में मिल जाएगी। फ़हीम खान ज़ाकवान को तैश दिलाना चाहता था ताकि गुस्से में आकर कोई ऐसी हरकत कर बैठे जो उन्हीं के हक में बेहतर साबित हो। दूसरी जानिब अनाहिशा को अपनी कुर्सी से उठता देख उन सब खवातीन के चेहरे खुशी से खिल उठे थे। तो फाइनली उनका प्लान अपनी कामयाबी की जानिब गामजन था। सरदार ने साईं, शिवरम ने आगे आते उसे रोकना चाहा था। सरदार साईं की अलमारी से उनकी सबसे बड़ी शॉल लॉकर दो मुझे। अनायशा के हुक्म पर सभी ने आंखें फाड़ कर उसकी जानिब देखा था। कैसे वो जागवान की शय पर हक जता रही थी। शबनम उसकी बात पर सर हिलाती अगले चंद सेकंड्स में शाल उसके गर्द अच्छे से उड़ा चुकी थी। अनायशा ने एक शॉल पहले भी कर रखी थी, अब दूसरी करते उसका नाजुक वजूद पूरी तरह शाल में छुप चुका था। इस तरह के अब सरदार की सरदारी पर किसी की नज़र नहीं पड़ सकती थी। सरदार जाकवान की इज्जत खान हवेली वालों की इज्जत जैसे बिल्कुल भी नहीं है। ज़रा सी बात पर मट्टी में मिल जाए। और रही बात मेरी बीवी की, तो हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। मैं अपनी मनकूहा को ज़बरदस्ती जाकवान की बाकी बात मुंह में ही रह गई थी जब अनायशा ने अंदर आते वहां मौजूद हर इंसान को हैरत के समंदर में गोताखोर कर दिया था। जिस फहरिस्त में नंबर 1 पर सागवान जतोई खुद था। ज़री, जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आ जाओ और मेरी खानों का इंतखाब करने में मदद करवाओ। वो लोग आज रात को आ रहे हैं मंगनी की रस्म करने। एक हफ्ते बाद फिर निकाह की रस्म होगी तुम्हारी। उस चिड़चिड़ी तबीयत को देखते रुखसती की रस्म कुछ अरसे बाद के लिए रखी गई हैं। वो खुशरों में मुंह छुपाए बैठी थी जब भाभी के इस नए आर्डर शादी की रस्मों की तरतीब बताने पर वो तब उठी थी। भाभी प्लीज़ कुछ देर तो सुकून से रह लेने दें मुझे। भाड़ में जाएं वो लोग और उनकी मंगनी की रस्म भी। प्लीज़ मेरे सर में दर्द हो रहा है। अब दोबारा मेरे सामने इस हवाले से कोई बात ना कीजिएगा। जरजान गुस्से से जवाब देती कमरे से निकल गई थी। वो शायद अभी कुछ देर पहले नहाई थी। उसकी कमर पर बिखरे गीले लंबे और स्याह बालों ने उसकी नाजुक कमर को पूरी तरह ढांप रखा था। अल्लाह जी, इस लड़की को थोड़ी सी अकल दे दें। अब ये मगरिब के टाइम में यूं बाल खोल कर बैठेगी तो कोई जिन बिन आशिक न हो जाए इस पर। भाभी अपनी सोच के मुताबिक सर हिलाती वहां से निकल गई थी। सरजान घर के किसी भी फर्द से कोई बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने छत का रुख किया था क्योंकि वो जानती थी यहाँ मुलाजिमीन में से भी कोई नहीं आता था। वो इस वक्त मैरून रंग के सादा से सूट में धुले धलाए और रोए रोए से चेहरे के साथ जुल्फों की घनी घिटाओं को अपने इर्द गिर्द बखेरे बहुत हसीन लग रही थी।